एक सेकंड। Alright, so starting off with the level marking. Now, Pakistan studies जो है Pakistan studies has two papers. एक आपके पास है हिस्ट्री का और एक आपके पास है ज्योग्राफी का। स्क्रीन नजर आ रही है दोनों को? जी सर। ओके। हिस्ट्री इज योर पेपर नंबर 1 एंड ज्योग्राफी इज योर पेपर नंबर 2। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के अंदर आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि वी हैव अ 4 मार्क क्वेश्चन, अ 7 मार्क क्वेश्चन, अ 14 मार्क क्वेश्चन, फिर एक 3 मार्क सोर्स क्वेश्चन है, एक 5 मार्क पिक्चर वाला और एक 10 मार्क्स क्वेश्चन। दीज आर दी 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वी आर आस्क्ड इन हिस्ट्री। अब अगर हम 4 मार्क क्वेश्चन की बात करें, बहुत सिंपल जो 4 मार्क का क्वेश्चन होता है। अब 4 मार्क के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? What was AIC? What was the East India Company? Who was Shivaji? किसी पर्सनैलिटी के ऊपर आएगा। Either it is a personality or it is a who question, it's a what question, it's a enlist question हो सकता है। अगर कोई प्लान वगैरह हो, जैसे कि 14 मार्क, वो जैसे कि 14 पॉइंट्स बताएं जिन्हें क्या है, हु व्हाट एनलिस्ट, इस तरह करके आ सकते हैं। या हाउ भी एक 4 मार्क क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। हु में जैसे कि मैंने बताया, हु में यू कैन बी आस्क्ड दैट हु वाज शिवाजी, हु वाज दिस, व्हाट वाज द ईआईसी, इस तरह के। दीज आर योर 4 मार्क क्वेश्चन। नाउ व्हाट वी रिक्वायर इन अ 4 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन के अंदर यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स। यू विल बी राइटिंग 4 पॉइंट्स इन अ 4 मार्क का क्वेश्चन। अब ये 4 पॉइंट्स के बजाय what you have to do, you have to add a fifth one as well. 5 points would be recommended, because if you want to score full 4 marks, you have to write at least 5 points. अब it doesn't mean कि अगर कोई क्वेश्चन आता है who was शिवाजी, अब who was शिवाजी अगर एक पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन आता है, this doesn't mean कि आपको पता हो कि यार शिवाजी का पूरा नाम क्या था, उसके फादर का नाम क्या था, वो कहाँ से बिलोंग करता था। दैट इज नॉट व्हाट यू एमिंग फॉर। हु was शिवाजी में आप ये भी लिख सकते हो कि उसने क्या किया था। ही वॉज अ मराठन लीडर, ये हमें पता है। ही फॉट 25 years की वॉर उसने लड़ी थी मुगल्स के साथ, ऑलमोस्ट एम्प्टीड द मुगल ट्रेजरी। ही वॉज अ फियर्स फाइटर, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक फाइटर था, ही वॉज शिवाजी। शिवाजी वॉज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक फाइटर जो मुगल एम्पायर्स को फेस करना पड़ा था। दिस इज हाउ यू कैन स्कोर ग्रेट मार्क्स इन अ 4 मार्क क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं ऑफ अ 7 मार्क क्वेश्चन, अब 7 मार्क क्वेश्चन किस तरह के आते हैं? वाई। ठीक है। टुडेज क्लास विल बी जस्ट अ बेसिक्स ऑफ लेवल मार्किंग, जिन्होंने अभी ज्वाइन किए। इट्स ऑल अबाउट लेवल मार्किंग, हाउ टू सॉल्व 4 मार्क 7 मार्क। ठीक है, 4 मार्क्स में बता दिया। अब अगले क्वेश्चन आएंगे वाई। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल से थे, वाई डिड मुगल एम्पायर डिक्लाइन? वाई डिड द मुगल एम्पायर डिक्लाइन? ठीक है, अब आप तीनों मुझे एक एक रीजन बता दो। पहले जैनब, अगर आपको आवाज आ रही है आप बता दें रीजन वाई डिड द मुगल एम्पायर डिक्लाइन। हाँ फातिमा, आप बताएं एक रीजन। प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड। ठीक है, मूसा। ठीक है, प्लेजर सीकिंग हो सकता है, इसके अलावा सर वीक सक्सेसेस। वीक सक्सेसेस। ठीक है। अब वाई में आपने 3 रीजन लेने। ठीक है, अभी भी मॉक्स में मेरे ख्याल से, मॉक्स में भी 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, 4 7 14, 4 7 14। अब 3 रीजन लेने। पहला, लेट्स से अगर मैं वीक सक्सेसेस ले लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा आएगा ये वीक सक्सेसेस लिखना। इसके अंदर मैं औरंगजेब, उसके भाइयों का भी लिख सकता हूँ, जो आगे मोहम्मद शाह और वो सारे हैं, उसका भी लिख सकता हूँ। फिर मैं प्लेजर सीकिंग वाला जो भी फातिमा ने बताया, प्लेजर सीकिंग। ठीक है, इसके अंदर आप वो लग्जरीज, वो और ये टेम्पल्स, मॉस्क, प्राइवेट प्रेयर्स के लिए औरंगजेब की सारी एग्जांपल्स आप इसमें लिखोगे। तीसरी एग्जांपल आप लिखो, फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश या औरंगजेब ले लेना बेशक। अब ये आपको 3 पैराग्राफ बनेंगे अलग अलग। दिस वुड बी योर 1 पैराग्राफ, फिर आप एक लाइन छोड़ोगे दूसरा पैराग्राफ, फिर एक लाइन छोड़ोगे तीसरा पैराग्राफ। दिस इज हाउ यू डेवलप अ 7 मार्क का क्वेश्चन। अब पहले पैराग्राफ के जो नंबर होते हैं वो 7 में से होते हैं 5। सेकेंड पैराग्राफ के नंबर होता है 1, थर्ड पैराग्राफ का नंबर होता है 1। बहुत से स्टूडेंट्स पैराग्राफिंग नहीं भी करते, वो एक
दो पैराग्राफ में खत्म कर देते हैं 7 मार्क क्वेश्चन, एक बड़ा सा लिखते हैं और दूसरा भी एक बड़ा सा लिख देते हैं, वो भी ठीक है। अब जो आपको सबसे अच्छा रीजन आता है, फॉर एग्जाम्पल फातिमा को अगर प्लेजर सीकिंग सबसे ज्यादा अच्छा आता है एंड शी कैन राइट अ लॉट ऑफ इट, यस शी कैन राइट इट एज अ फर्स्ट रीजन, तो वो पहले पैराग्राफ में लिख लेगी, उसको 5 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं 7 में से। तो व्हाट यू आर अश्योर, जिस पे आपको पूरे यकीन है कि आप ये बहुत अच्छा लिख सकते हो, मुझे लगता है कि मैं स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश मुझे ज्यादा अच्छा आता है। हमने पहले 7 मार्क में 3 रीजन सेलेक्ट किए, मैं कहता हूँ आई नो हाउ टू राइट स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश, अ वेरी ग्रेट आंसर। मैं इसके अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी जिक्र करूंगा, मैं इसके अंदर यूनिटी, हाउ डिसिप्लिन दे वर, हाउ प्रिपेयर्ड दे वर, देयर वेपनरी, आर्टिलरी, मशीनरी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से उनको इतना एज मिला था, उनकी लीडरशिप स्किल्स, ये सारी एक स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश है। अब ये जो स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश थी, दिस स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश एक्चुअली लेड टू व्हाट, द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, इसी से इंडिया वीक हुआ था। तो मैं इसको पहले पैराग्राफ में लिख सकता हूँ, पूरे 5 मार्क्स मुझे इधर मिल जाएंगे। दूसरे पैराग्राफ में मैं प्लेजर सीकिंग लिख सकता हूँ, इसका 1 मार्क मिल जाएगा। और तीसरे पैराग्राफ में मैं वीक सक्सेसर्स या सक्सेशन डिस्प्यूट भी लिख सकता हूँ, मुझे उसका 1 मार्क मिल जाएगा। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व अ 7 मार्क का क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास आता है एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन विच इज द सोर्स क्वेश्चन। ठीक है, वी हैव अ 3 मार्क क्वेश्चन, एक रिटर्न सोर्स क्वेश्चन होता है। अगर आप लोग सब अपने अपने फोन्स पे, मैंने एक इस्लामियात पाक सीरीज के ग्रुप पे एक सोर्स अपलोड किया है। अब रिटर्न सोर्स क्या होता है, यू आर गिवन अ सोर्स, ठीक है, नहीं ये तो मैंने शायद ज्योग्राफी वाला कर दिया, इसको छोड़ दें। लेट मी शेयर अ सोर्स क्वेश्चन विद यू एज वेल। नाउ रिटर्न सोर्स को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, दैट व्हाट यू कैन डू इज जस्ट रीड द सोर्स वंस, और उसको फिर आप लोग रीफ्रेज करें। सोर्स जो 3 मार्क का होता है मैंने भेज दिया, इट इज ऑल अबाउट रीफ्रेजिंग। अब 3 मार्क कौन सा होता है, रीफ्रेजिंग व्हाट, इट इज द रिटन सोर्स क्वेश्चन। अ रिटन सोर्स क्वेश्चन कैन जस्ट बी रीफ्रेज, तो आपको इधर भी मार्क्स मिल जाते हैं, और आपने सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखने हैं रीफ्रेज करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अभी जो इंसर्ट अपलोड किए, इट इज अ सोर्स ए, ठीक है, व्हाट इज दिस बेसिकली, ये रीफ्रेजिंग में किस सोर्स की बात करूं, जो आपको क्वेश्चन आएगा जिसमें सोर्स ए दिया होगा। नवाब सिराजुद्दौला opposed the growing British power in Bengal in 1757, रॉबर्ट, ये मैंने पूरी सोर्स अभी आपके ग्रुप पे अपलोड कर दी है। अब ये आपको पूरी एक सोर्स दी हुई है, 1 पैराग्राफ की 7 to 8 लाइन्स की ये सोर्स आपको यहाँ पे दी हुई है। नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू ओपन अप द क्वेश्चन पेपर, और वहां पे वो कहेंगे अकॉर्डिंग टू सोर्स ए व्हाट रीजंस आर सजेस्टेड फॉर द ब्रिटिश विक्ट्री एट द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है, नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव बैटल हुआ था, लेकिन वो उसके जनरल की वजह से, मीर जाफर का जो नवाब सिराजुद्दौला का जो कमांडर था, मीर जाफर, उसने धोखा दे दिया था अपने ही नवाब को और ब्रिटिश का साथ दे दिया था, दैट इज वाई नवाब सिराजुद्दौला लॉस्ट द बैटल ऑफ प्लासी। अब ये तो हमारी अपनी नॉलेज है ना, हमने कहाँ से लिखना है, हमने आंसर लिखना है रिटर्न सोर्स से। अब आप रिटर्न सोर्स से एज इट इज उनका छापा मार के बस रीफ्रेज कर दो, अपने अल्फाज में भी नहीं लिखना, उनका कॉपी भी नहीं करना, आपने बस उन्हीं के वो 3 रीजन निकाल के रीफ्रेज कर देने। फॉर एग्जाम्पल, आप ये लिख सकते हो कि एक तो वो रेन वाली रीजन हो सकती है, फिर मीर जाफर वॉज परसुएडेड, एंड देन पहली रीजन आप लिख दोगे बिकॉज ऑफ द हैवी रेन, दे वर आउटनंबर्ड, दे फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, देन देयर कमांडर मीर जाफर, ये वाली रीजन लिख दोगे। ठीक है, इसके अलावा आप ये लिख सकते हो कि इवन द नवाब सिराजुद्दौला कि ज्यादा ट्रूप्स वगैरह थे, इसके अलावा जो कैनन और मस्केट्स थे, ठीक है, क्लाइव के पास वो कैनन्स थे एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स थी ना, ये भी बता रहे थे दे वर प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द रेन एज वेल, और 500 ऑफ नवाब सोल्जर्स वर इवन किल्ड। दीज वर द रीजंस। अब आपने वही सोर्स उठा के एज इट इज सिर्फ रीफ्रेज करना है, रीफ्रेज या जिसको हम पैराफ्रेज भी कहते हैं, हम बस एक सेंटेंस की सेंस चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, सर वलीद इज गोइंग टू टीच यू लेवल मार्किंग टुडे, इसको रिफ्रेश करूं, लेवल मार्किंग विल बी टॉट बाय सर वलीद टुडे। इतनी सी चीज है, सिर्फ 3 मार्क क्वेश्चन में अपने वर्ड्स नहीं लिखने, अपनी नॉलेज नहीं यूज करनी, उनका कॉपी भी नहीं मानना, उन्हीं की बात को एक और तरह से आपने बस बयान कर देना। दैट इज हाउ यू सॉल्व अ 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। नाउ फिर एक आता है पिक्चर सोर्स क्वेश्चन विच इज द 5 मार्क्स क्वेश्चन। A 5 marks question is the one that we call as the picture source question. अब इस पिक्चर सोर्स क्वेश्चन के अंदर क्या आता है, यू आर गिवन अ पिक्चर,
अब इस पिक्चर को, सोर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमने दो पार्ट्स का आंसर लिखना है, ठीक है। एक पार्ट के मार्क्स हैं 2, और फिर दूसरे पार्ट के मार्क्स है 3 मार्क्स। टोटल मार्क्स क्या है? पार्ट बी, ये जो पिक्चर सोर्स होता है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी सवाल इन योर पास पेपर्स। अब 5 मार्क्स को हमने डिवाइड करना है 2 और 3 में, टोटल आपके पास कितने बनेंगे? 5 मार्क्स। अब ये 2 मार्क किस चीज के हैं? 2 मार्क आपके पास हैं जस्ट फॉर द पिक्चर डिपिक्शन। Picture depiction is what? The description of the picture and what you can see in the picture. आप एक छोटे बच्चे को ही तस्वीर दिखाओ, जो मैंने अभी ग्रुप पे अपलोड की हुई है, इंसर्ट की वाली फाइल अगर आप ओपन करेंगे, IN01 इंसर्ट वाली फाइल, इसमें एक पिक्चर है। बच्चा क्या कहेगा? 2 घोड़े हैं, ये कोई 2 किंग्स लग रहे हैं, इर्द गिर्द इंडियंस खड़े हैं, कुछ और लोग खड़े हैं, वो इनका वेट कर रहे हैं, वो घोड़े बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, ठीक है, ये चीजें वो बताता जाएगा। दिस इज वॉट यू कॉल अ पिक्चर डिपिक्शन। सिंपल बच्चे बन जाओ बिल्कुल पेपर में, एंड यू हैव टू डिपिक्ट द पिक्चर। मार्क्स स्कीम में अ लेवल 4 एंड अ लेवल 5 आंसर रिक्वायर्स अ 2 पैराग्राफ आंसर। Full marks लेने, you have to write a 2 paragraph answer, and first you are going to depict the picture and then you are going to translate the picture. Picture depiction में what are you going to write? I see a bunch of Indians, a people lined, they were waiting. Then I can see some British officials due to their uniform. Some people in their uniform are riding their horses and arriving at that area where they are welcomed by a lot of इंडियन पीपल। कुछ ट्रूप्स भी हैं इसके दौरान, ठीक है, कुछ आपको इंडियन पेजेंट्स भी नजर आ रहे हैं, उनके कपड़े फटे हुए हैं एंड ऑल ऑफ दैट, और कुछ और पीछे सोल्जर्स भी आ रहे हैं। एक एम्परर है, उनमें से एक बंदा सुपीरियर लग रहा है। ये तो मैंने एक बताई है बस, ना मैंने हिस्ट्री का सिलेबस पढ़ा हुआ है, कुछ भी नहीं, मैंने ये पिक्चर को देख के बता दिया। सेकेंड पार्ट क्या है? अब आप इसको रिलेट करो, इसको ट्रांसलेट करो कि हाँ ये वो EIC वाला टाइम है। अब ये मैं 3 मार्क्स वाला आंसर लिख रहा हूँ। अब आप बताओ कि यस, दिस वॉज द टाइम ऑफ द EIC's गवर्नमेंट, जब उन्होंने टेक ओवर किया था। दिस वॉज अ पेंटिंग ऑफ अ ब्रिटिश ऑफिशियल राइडिंग। फिर आप टाइम पीरियड बता दो, दिस वॉज द टाइम पीरियड ऑफ 1825 टू 1840 के दरमियान वाला ये लेट्स से पीरियड था जब EIC वॉज रूलिंग। दिस वॉज द टाइम वेर द इंडिया was treated as peasants. This was a time where the EIC had gained control. और वो हमारे पिक्चर डिपिक्शन से पता लग रहा है कि कितने ज्यादा वो सुपीरियर थे। पता लग रहा है पिक्चर से that they were the actual ruling power. This is how you will solve a picture source question in your paper. उसके बाद हमारे पास आता है एक 14 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। Now, how are we going to solve this 14 marks question? Let's say Mughals वाले ही chapter का एक reference ले लेते हैं. The reasons for the decline of Mughal Empire. Now, how are we going to solve this 14 marks वाला question? First, what we are going to do, question में आपको दिया होगा. Let's say question है कि आपको ये सोर्स क्वेश्चन ब्रीफली नहीं लिखने होते, जो आपके पास जो रिटन सोर्स है, ठीक है, रिटन सोर्स इज ऑल रीफ्रेजिंग। ये आपका मैक्सिमम मैक्सिमम 4 से 5 लाइनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से क्लास में लिखवाता भी हूँ, ये आपका 4 से 5 लाइन से ज्यादा 3 मार्क का सोर्स क्वेश्चन ना हो, ठीक है। मैं आपको रिटन आंसर्स भी भेजूंगा, सॉल्व टॉपिकल्स तो वो डेली मिलती जाएंगी, उसके अंदर कुछ सोर्स क्वेश्चंस भी होंगे, और जितने आज तक 4 मार्क 7 मार्क 14 मार्क क्वेश्चन आ चुके हैं, दे आर ऑल गोइंग टू बी सॉल्व इन दैट। 3 मार्क क्वेश्चन जो है ये बहुत छोटा है। ये तो बहुत, आपने बस 3 रीजंस बताने थे। एक लाइन में ये आ जाएगा, 2 लाइनों में मीर जाफर आ जाएगा, 3 लाइनों में कि जब बारिश हुई लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के पास कैनन्स थे तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। अब जो 5 मार्क्स वाला है, उस पे आपने 2 पैराग्राफ्स बनाने हैं ना, जैसे मैंने बताया। एक पैराग्राफ में सिर्फ पिक्चर डिपिक्शन है, एक छोटे बच्चे को आपने तस्वीर दिखाई है, उसको क्या क्या नजर आ रहा है। दूसरे पैराग्राफ में फिर आपने अपनी नॉलेज गेट करनी है। ये जो पैराग्राफ होगा, दिस शुड बी ऑफ 3 लाइन्स। ये जो पैराग्राफ होगा ये उसका डबल होना चाहिए, एटलीस्ट 6 लाइन्स का पैराग्राफ, ठीक है। ये वो है कि जो जो आपने पिक्चर बस बताया था कि मुझे ये नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है, अब बताओ तो सही कि आपने सिलेबस में इस बारे में क्या पढ़ा था। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो 3 लाइन्स का ये हो जाए पहला पैराग्राफ, फिर एक लाइन छोड़ दें। जितना आपका वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर होगा, दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प। लाइन छोड़ दें एंड देन यू विल फाइंड थोड़ा सा नीट भी लगेगा आंसर एंड ऑल ऑफ दैट। क्लियर हो गया? ओके। सो अब मुगल एम्पायर का एक 14 मार्क क्वेश्चन जैसे सपोज दिया हुआ है कि
वॉज सक्सेशन डिस्प्यूट द मोस्ट, या छोड़ दें, हम कहते हैं वॉज, वर द फॉरेन इन्वेजन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मूसा, अब आप मुझे बताओ कि फॉरेन इन्वेजन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, अब जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला रीजन होता है, हमें ये पता है कि उसके 7 मार्क्स होंगे आउट ऑफ 14, और जो बाकी रीजंस होंगे उनके 1 मार्क होंगे, किसी एक और का 1 मार्क होगा, एक और रीजन लिखोगे उसका 1 मार्क, इस तरह करके डिवाइड है। लेकिन जो मेन रीजन है, 14 में से 7 नंबर आपके आ सकते हैं अगर आप सिर्फ वो जो क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है, वर द फॉरेन इन्वेजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, एक रीजन तो एग्जामिनर भी देता है ना, उसके बाद आप बाकी बताओगे। तो सबसे पहले मूसा, आप बता सकते हो कि फॉरेन इन्वेजन्स के अंदर एक बड़ा अच्छा 7 मार्क आउट ऑफ 14 मार्क आंसर कैसे लिखा जाएगा? हाउ विल बी राइट इट? एक आप लिखेंगे कि सबसे पहले आप क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन देंगे कि फॉरेन वीडियो जैसे नादिर शाह, फिर आप उस नादिर शाह के इवेंट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि इट वाज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह हैड गिवन शेल्टर टू सम ऑफ नादिर शाह's Persian rebels. So in order to take revenge, Nadir Shah wanted to invade India. Nadir Shah also saw that even though the Mughal Empire was in decline, it had weak borders and was still rich. So his greed encouraged him further. उसके बाद फिर आप इवेंट के बारे में बताएंगे कि नादिर शाह went through the weak borders. He first captured Kabul, Punjab, and Delhi. Then he came to Muhammad Shah. Over there, he stole all of most of Mughal Empire's treasury, such as Shah Jahan's peacock throne. ठीक है, और फिर उसके बाद आप एक कंक्लूजन देंगे कि उससे गुड मुगल एम्पायर को क्या फर्क पड़ा। गुड। सो अब ये 14 मार्क का क्वेश्चन है जी। फातिमा, आप क्या कह रही हैं लेवल मार्किंग के बारे में? यस। सर जो हमारा मुगल एम्पायर होता है ना, जिस तरह इस तरह का 14 मार्क क्वेश्चन होता है दैट स्टार्ट्स विद वाई, तो उसमें हमने टोटल लिखने होते हैं 7 पॉइंट्स, उसमें फिर रेशियो आ जाता है हम्म टू। बेसिकली जो पहली साइड होती है उसमें सिर्फ लाइक आप कितने पॉइंट्स, आई गेस 7 पॉइंट्स तक जा सकते हो, नहीं, हम्म हाँ, लाइक 4:3 इज द मैक्स, ठीक है। सर बाकी मैं फिर दूसरी साइड पर हाँ, वो हाउ सक्सेसफुल वाला सवाल होता है। ठीक है। सर मैं भी नहीं, सही तो सारे जो 14 मार्क्स होते हैं ना हमारे, वो हम्म इसी रेशियो पे चलते जी मूसा, आप क्या कह रहे हो? सर जब मेरा पिछला स्कूल था वो भी इस तरह ही करवाते थे, इस तरह वो बेहतर हो जाता है। कि वो 7 पैराग्राफ रेशियो अलग अलग लिखवाते थे? जी सर, वो पहली साइड हैं। होती थी उसको मैक्सिमम 3 पॉइंट्स की रेशियो देते थे और हाँ, फिर दूसरी एग्जैक्ट, साइड 4 पॉइंट्स। यस, एग्जैक्ट। जो आप ये कह रहे हो कि जो मेन रीजन है, ठीक है, उसको 3 पॉइंट्स हाँ, की रेशियो देते थे? जो ज्यादा उसने से पहली ज्यादा साइड 4 पॉइंट्स या पहली साइड पूछी है ना, ये हाउ सक्सेसफुल, तो आप पहले जिनके कम पॉइंट्स हैं वो पहले लिखेंगे, जिनके ज्यादा हाँ, पॉइंट्स हैं वो बाद। ठीक है, वो तो मुझे पता है। ठीक है, लेकिन इस मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, व्हाट द फॉरेन इन्वेजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी तो फर्क है ना। नहीं से ये भी इसी तरह होता है, सारे 14 मार्क। ठीक है, इसमें इसमें होता अगर है। जैसे ये आ गया ना मुगल एम्पायर का, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है फॉरेन इन्वेडर्स में हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स किए हैं, तो 2 पॉइंट्स आ जाएंगे और फिर रेशियो देके बाकी सारे पॉइंट्स आ जाएंगे फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जैसे ब्रिटिश वाला और प्लेजर सीकिंग फॉरेन इन्वेडर्स वही का। कर रहे हैं। हाँ, हम भी वही कर रहे हैं, मैं बताता हूँ कैसे है। वही कर रहे हैं, 7 पॉइंट्स ही होंगे टोटल। ठीक है, एक आपके पास देखो 14 मार्क की टाइप होती है हाउ सक्सेसफुल वाली। ठीक है, अब एक अगर हाउ सक्सेसफुल आता है, फॉर एग्जाम्पल हाउ सक्सेसफुल वाज अयूब खान। ठीक है, अब अयूब खान के तो सारी सक्सेसेस हैं तकरीबन, तो उसमें आप 5 और 2 की रेशो कर सकते हो। लेट्स से अगर भुट्टो का सवाल आता है, अब भुट्टो के सक्सेसेस भी थे और फेलियर्स भी थे, उसके अंदर अब आप लेट्स से अगर 4 सक्सेसेस हैं तो वो पहले लिख दो, 3 फेलियर बाद में लिख दो, या अगर आपको लगता है उसकी फेलियर्स आते हैं तो 4 फेलियर पहले लिख दो, 3 सक्सेसेस बाद में लिख दो। ये क्वेश्चन होता है अगर 14 मार्क है, हाउ सक्सेसफुल वॉज समथिंग समथिंग समथिंग, ये है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाउ सक्सेसफुल वर इंडियंस रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, अब उसमें तो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, ओवरऑल तो फेलियर था। 5 तो ब्रिटिश की सक्सेस जाएंगे, 2 फेलियर इंडियंस की आ जाएंगी। तो
वो अलग है। अब इसके अंदर हम 7 की रेशियो बिल्कुल पूरी 7 करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब इसके अंदर जो फॉरेन इन्वेजन है ना, फॉरेन इन्वेजन उसने मेन पूछा आप एक पैराग्राफ में बताओ पर्शियंस और अफगान्स का, एक पैराग्राफ में आप बता दो मराठास वाला, ठीक है। ये हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सारे आपको जो मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे वो इधर से मिलेंगे। फिर आपने एक लाइन लिखनी है, however there were some other reasons as well that led to the decline of Mughal empire। ये आपने लाइन लिखनी है however वाली कि however there were some other reasons as well that led to the decline of Mughal empire। अब हम एक पैराग्राफ में लिखेंगे वीकनेस ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर एक पैराग्राफ आप बनाओ स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश, फिर एक बनाओ औरंगजेब्स पॉलिसीज, फिर एक आप बताओ प्लेजर सीकिंग, ठीक है। इस तरह करते 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 फिर आप एक और बता दो, और फिर आप एक कंक्लूजन प्रॉपर वाला लिख लोगे। इधर औरंगजेब वाला आ जाएगा, इधर आप लिख दोगे प्लेजर सीकिंग वाला, इधर आप स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश, डिसयूनिटी या फिर वीकनेस ऑफ इंडिया के बारे में। और कौन सा रह गया, और एक बताएं। औरंगजेब पॉलिसी, प्लेजर सीकिंग, ये भी हो गया। Zainab, there should वीक be से a total of 7 reasons, ठीक है। 7 रीजन होते हैं। अब या आप 7 लिखो, लेट्स से अब ये जो फॉरेन इन्वेजन है, फॉरेन इन्वेजन में आप बहुत ज्यादा मटेरियल लिख सकते हो। इसमें अगर आप 6 का रेशियो भी रखो दैट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि फॉरेन इन्वेजन के अंदर 2 से 3 पैराग्राफ बन सकते हैं। वैसे आपने 7 रीजन देने होते हैं, 7 में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और प्लस अदर 5 या प्लस अदर 6 अगर आप और देख सको, बट दैट डिपेंड्स एज वेल, वो हर I क्वेश्चन के have to क्वेश्चन ask को। that हम्म, if there's a less reasons or less points, so what should we do? Like mostly questions are there like two to three lines reasons about some questions. Like almost I have written some questions. They are like 2 to 3 reasons. So like what should we do with them with these questions? फॉर एग्जाम्पल लिखा होता है कि द डिसयूनिटी बिटवीन द इंडियंस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द फेलियर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब बुक में पता टोटल 3 लिखे हुए हैं, ठीक है। 3 कौन कौन से लिखे हुए हैं, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश अलग लिखा हुआ है, और डिसयूनिटी अमंग इंडियंस। अब आप इसी को डिवाइड करो, ढेर सारे डिवाइड करने होते हैं, ठीक है। पहली बात तो बहुत से पास पेपर्स क्वेश्चन में जितने हम क्वेश्चन रोज रोज करेंगे, रोज हमने 4 7 14 मार्क करने हैं। कल जैसे हमने रिलीजियस थिंकर्स हैं जो शाह वलीउल्लाह सैयद अहमद शहीद बरेलवी, उसके हम जब 14 मार्क क्वेश्चन करेंगे वो फर्क है थोड़ा सॉल्व करना। मुगल एम्पायर वाले करेंगे वो थोड़ा फर्क है। आगे जाके जो आपके भुट्टो जिया वाले सवाल आएंगे, फॉर एग्जाम्पल हाउ सक्सेसफुल वर द इस्लामाइजेशन पॉलिसीज, भाई गिन के टोटल आपकी 4 पॉलिसी है जो उन ऑर्डिनेंसेस में थी। अब उन्हीं पॉलिसीज को भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे इन सम पैराग्राफ्स। वी आर गोइंग टू इवन फर्दर डिवाइड दोस पॉलिसीज इन सेपरेट पैराग्राफ्स एज वेल। अब जियाउल्लाह की कोई भी इस्लामाइजेशन पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल हदूद ऑर्डिनेंसेस है, हदूद ऑर्डिनेंसेस कैन बी रिटन इन 2 पैराग्राफ्स। अगर उसकी मीडिया की मीडिया बैन्स थे, दे कैन बी डिवाइड इनटू 2 पैराग्राफ्स। One paragraph can be regarding radio, newspapers, and everything. The second paragraph of that media ban can be regarding the television ban as well. That is how we can make those 2 reasons into 4 paragraphs as well. But the thing is कि 14 mark में whatever the material is, ठीक है, whatever the material you have to just bring it in. But एम क्या हमारा एम है टू मेक द आंसर वेल स्ट्रक्चर्ड। चाहे 7 रीजन हो, 3 रीजन हो, 5 रीजन हो, वी हैव टू मेक द आंसर वेल स्ट्रक्चर्ड। जितना वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर होगा दैट इज हाउ यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन योर पेपर एज वेल। क्लियर हो गया जरा, Yes, sir. ठीक है। डेली वी गोइंग टू डू दोस टॉपिकल पास पेपर, जैसे कल वाला चैप्टर के हम सारे 4 7 14 मार्क्स करेंगे। फिर मैं एक लिखने को भी दूंगा 14 मार्क डेली। डेली एक 4 7 14 आप लिखोगे भी, जो जो जिस दिन जिसका टेस्ट होगा। ईयरलीज भी होंगे वो मैं चेक भी करूंगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, कल से कुछ ज़्यादा ही काम शुरू होने वाला है। 3 3 रजिस्टर्स भरेंगे हम प्रॉपर, एंड दिस वुड बी आवर फाइनल गोल, ठीक है। उसके अंदर डिपेंड करेगा, हर चैप्टर में हर क्वेश्चन फर्क है। 7 मार्क्स के बहुत से सवाल है जिनमें 2 रीजंस आती हैं, बट वी हैव टू राइट देम इन 3 पैराग्राफ्स। उसको हमने वेल स्ट्रक्चर्ड बनाने आंसर्स को, कहीं ना कहीं से डिफरेंशिएट करना है। इफ इट वाज वीकनेस ऑफ इंडिया को मैं 3 पैराग्राफ में भी डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, लैक ऑफ यूनिटी के अंदर भी, लैक ऑफ डिसिप्लिन में भी, और या आप उसको लिख दो लैक ऑफ वेपनाइज मशीनरी में भी, लैक ऑफ लीडरशिप में। 4 हिस्से बना सकता हूँ वीकनेस ऑफ इंडिया के। बुक में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का फेलियर वाज वीकनेस ऑफ इंडिया। आई कैन मेक 4 पैराग्राफ ऑफ दैट वीकनेस ऑफ इंडिया।
एक में सिर्फ ये बताऊं दैट देयर वाज लैक ऑफ लीडरशिप नहीं थी हमारी। उसमें बताऊं कि लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइज इक्विपमेंट नहीं थी, ना वेपन्स, ना टैंक्स, ना आर्टिलरी, सारे ब्रिटिश के पास थे। वी डिडंट हैव दोज मॉडर्नाइज वेपन्स। एक पैराग्राफ में वीकनेस ऑफ इंडिया पे डिसयूनिटी पे बना सकता हूँ। डिसयूनिटी कैसे? हमारे आपस में जो स्टेट्स थे वही यूनाइटेड नहीं थे। एक पैराग्राफ इस पे बन जाएगा सेपरेटली। तो डिवाइड करने को आप बहुत से बना सकते हैं। व्हाई डिड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल? देयर इज नथिंग इन द बुक एक्सेप्ट 2 पैराग्राफ्स, स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटेन, वीकनेस ऑफ इंडिया। हम उसको 14 मार्क में कन्वर्ट करेंगे। वी विल कन्वर्ट दैट इनटू 14 मार्क। मटेरियल भी तो ज्यादा है। इट्स नॉट दैट यू हैव टू जस्ट स्टैंडर्डाइज योरसेल्फ टू वन बुक। There are a lot of other reference book. We are going to start Nigel Smith as well, Nigel Kelly as well. ठीक है, इसके अलावा मेरे बुक्स हैं, नोट्स हैं, रिसोर्स पैक्स हैं, हर जगह से मटेरियल। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने पिछले सेशन में भी एक स्टूडेंट को पढ़ाई हैं, मूसा को, दे वर नॉट इन द बुक। बहुत सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो अदर वर्ड से दूसरी जगहों पे हैं, और वो पूछी जाती हैं पेपर में। कैम्ब्रिज हैज़ नॉट स्टैंडर्डाइज्ड यू टू जस्ट फॉलो वन बुक, एंड आई बी सेंडिंग यू मोर बुक्स एज वेल। ये हो गया आपका 14 मार्क का क्वेश्चन। फिर एक आता है आपके पास 10 मार्क का क्वेश्चन। 10 मार्क में कोई फर्क नहीं। 10 मार्क में बस ये कि अगर आप 4 से लेके 5 पॉइंट्स तक अच्छे एक्सप्लेन कर देते हैं, एवरीथिंग इज द सेम एज 14 मार्क क्वेश्चन। द ओनली डिफरेंस इज कि 10 मार्क के क्वेश्चन में 7 पॉइंट्स के बजाय यू हैव टू राइट मैक्सिमम ऑफ 5 पॉइंट्स, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स, एंड दैट इज द एंड ऑफ आवर लेवल मार्क।